उसका सांस धोंकने की माने चल रहा था। दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। दिल किसी बेलगाम घोड़े की रफ्तार की माने दौड़े जा रहा था। वो बहुत नर्वस महसूस कर रही थी। ड्रेसिंग रूम में खड़ी अपनी उंगलियां चटका रही थी वो। एक पल के लिए दिल किया कि कमरे में आ जाए और देखे कि फवाद क्या कर रहा है, लेकिन उसको मालूम था अगर वो उसके सामने जाएगी तो वो हद से ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। उसने बीजान को समझाया भी था कि वो उन्हीं के कमरे में सो जाती है, लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया, अपने शोहर के करीब जाओ। मैं सारी उम्र जिंदा नहीं रहूंगी। कब तक मेरे सीने पर मूंग दलती रहोगी? कब तक मेरे सीने पर मूंग दलोगी? और वो बुरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ उसके शोहर की दादी थी और दूसरी तरफ उसका अपना जल्लाद शोहर, जो उसको ख़त्म करने के नए नए हरबे आजमाता रहता। चंद पल मजीद गुजरे थे जब अचानक फवाद ने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला। उसके ज़हनो गुमान में बिना था कि जिस लड़की को कल सुबह उसने हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाला था वो दोबारा उसके कमरे में आ जाएगी। उसका दिमाग पहली होने वाली मीटिंग की वजह से ख़राब था और अब सामने मनाहिल को खड़ा देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वो उसकी सूरत देखते हुए धाड़ा था, किसकी इजाज़त से तुम मेरे कमरे में आई हो? कितनी बेशरम और बेगैरत लड़की हो तुम। कल सुबह ही तुम्हें मैंने अपने कमरे से बाहर निकाला था और दोबारा मेरे कमरे में घुस गई हो। तुम जैसी ढीठ और नाहिंजार लड़की मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं देखी। मुझे घिन आती है तुम्हारे वजूद से। एक नज़र भी तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों मेरे पीछे पड़ चुकी हो? समझ नहीं आता, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता कि नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। लेकिन तुम। वो मज़ीद कुछ कहता उससे पहले उसने गुस्से में आकर अपना हाथ ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर दे मारा, जबकि वो जो उसकी धाड़ से ही कांप रही थी उसकी हरकत के बाद दो कदम पीछे होकर ज़ारो कतार रोने लगी। अचानक ही फवाद आलम ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ था और मनाहिल को समझने का मौका दिए बगैर उसका बाजू अपनी आईनी गिरफ्त में थाम कर उसको घसीट कर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकाला, जबकि वो मिनमिनाते हुए बोली, साईं जी, मैं आपके कमरे में नहीं आना चाहती थी, बीजान ने भेजा है मुझे। वो मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही फवाद ने उसके मुंह पर घुमाता हुआ एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और उसको घूरते हुए बोला, मेरी बला से तुम भाड़ में जाओ। तुम्हें भी जान ने भेजा हो या तुम खुद आई हो, आज के बाद अगर तुम मेरे कमरे में नजर आई तो खून पी जाऊंगा मैं तुम्हारा। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ये कहते ही वो उसको घसीटते लाउंज तक लाया, जबकि उसका दिल खौफ से बंद होने के करीब आ गया था। रात के 10 बज रहे थे। क्या वो इतने ख़राब मौसम में उसको घर से बाहर निकाल देगा? ये सोच आते ही उसका सांस बंद होने लगा था। वो दिल ही दिल में अपने रब से दुआ करने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको आंगन तक निकाले। वो गार्डन के किसी भी एरिया में बैठ जाएगी। कहते हैं ना, बाज़ औक़ात कबूलियत का वक्त होता है। उसकी दुआ भी कबूल हुई। फवाद ने उसे धक्का दिया और सीधा मुंह के बल वो ज़मीन पर गिरी। खुदा का शुक्र है कि उसने बर वक्त अपने आप को संभाल लिया, वरना उसका चेहरा ज़मीन पर लगता। फवाद उसको देखते गुस्से से बोला, अगर तुमने दरवाज़ा बजाने की कोशिश की या तुम घर के अंदर दाखिल हुई ना, तो मैं फवाद आलम तुम्हारा वो हशर करूँगा कि जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना होगा। ये कहते ही उसने दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर दिया था, जबकि वो घुटनों में मुंह दिए रोती जा रही थी। मौसम काफ़ी मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। गरज चमक के बाइस कुछ ही देर में बारिश शुरू होने के इम्कानात थे, जबकि सब चीज़ों से लापरवाह बना वो अपने कमरे में आराम करने की गर्ज से चला गया था। मनाहिल मलिक कोई और नहीं बल्कि उसकी खालाजाद थी। माँ का बचपन में इंतकाल हो गया था। बाप शराबी था, जिसके बाइस मनाहिल ने बहुत मुश्किल की ज़िंदगी बसर की थी। मरते वक्त अपनी बहन से एक आखिरी ख्वाहिश के तौर पर मनाहिल की अम्मा ने मनाहिल का हाथ उनके बेटे फवाद के हाथ में दे दिया था। बचपन में ही दोनों का निकाह करवा दिया गया, मगर इस निकाह को फवाद नहीं मानता था। उसका कहना था कि वो महज एक खेल था, उसके अलावा कुछ नहीं। जबकि मनाहिल बचपन से ही उस संगदिल को अपने दिल में बसा चुकी थी, उसी के नाम पर बैठी उसी का इंतज़ार कर रही थी। मनाहिल 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार लड़की थी, जबकि इसके बरक्स फवाद आलम एक अय्याश इंसान था, जिसकी ज़िंदगी महज क्लब, ड्रिंक और नाच गाने में ही गुजरी थी। आगे भी वो यही इसी तरह से ज़िंदगी बसर करने का इरादा रखता था, लेकिन इसके बावजूद वो बिज़नेस का बेताज बादशाह था। हर एक के नाम से वाकिफ़ था, हर एक उसके नाम से वाकिफ़ था। कोई भी उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। जब वो बोलना शुरू करता तो अगले को चारों शाने चित करवा देता।
اس نے محض ایک لڑکی سے محبت کی، اسی کو اپنے دل کی ملکہ بنایا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی کلاس فیلو مریم تھی۔ مریم کی سوچ بہت مختلف تھی۔ ہاں، وہ ایک امیر گھرانے میں شادی کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن اس کی چاہ تھی کہ جو بھی لڑکا ہو وہ اس کی فکر کرتا ہو، اس سے محبت جتاتا ہو۔ لیکن فواد ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا تھا، جیسا چاہتا ویسا کرتا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے مریم نے اپنے خالہ زاد کزن سے رشتہ طے کروا لیا اپنا، اور عین شادی کے دن محض ایک میسج فواد کو چھوڑ دیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو رہی ہے۔ جب سے ہی فواد نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ مرتا مر جائے لیکن کسی بھی لڑکی کو اپنے قریب آنے کی اجازت کبھی نہیں دے گا۔ اس کو اپنی غلطی کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ ہاں، وہ دوسروں کی غلطیاں بہت آسانی سے نکال لیتا، وہ غسیل طبیعت کا مالک تھا، محض بی جان کے آگے خاموش رہتا تھا۔ اس کے علاوہ تو اس نے کبھی دبنا سیکھا ہی نہیں تھا کسی سے، اور ان تمام چیزوں کے برعکس مناہل ایک بہت ہی سادہ اور معصوم لڑکی تھی، جس کے لیے شوہر، گھر اور فیملی سب کچھ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ادھر ادھر دیکھنا کبھی ضروری نہیں سمجھا تھا، مگر آج وہ اپنی قسمت پر ماتم کناں تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس پاک پروردگار نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، حالانکہ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، تہجد گزار تھی، کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کرتی تھی جو اس رب پاک کو پسند نہ ہو، مگر پھر بھی اس کو ایسی آزمائش میں مبتلا کیوں کیا جا رہا تھا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا تھا، 2 آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے بے مول ہوئے۔ وہ تڑپ کر اپنے پروردگار سے گویا ہوئی کہ یا رب العالمین، اے میرے مالک مولا، اے خالق حقیقی، تو جانتا ہے میں تیری ایک پاک بندی ہوں، میں نے کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کی جس سے تو ناراض ہو۔ یا رب، میرا شوہر میرا کیوں نہیں ہے؟ میں تو ہر طرح سے اس کی ہونا چاہتی ہوں، اسی کے دم پر بیٹھی ہوں۔ یا اللہ پاک، اس کے دل میں میرے لیے محبت اجاگر کر دے، ورنہ میرا کیا ہوگا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہی کر رہی تھی جب اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، خون جما دینے والی سردی، پھر بارش اس کا لہو نچوڑ رہی تھی۔ وہ فوراً ایک طرف ہو گئی، لیکن اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کہ وہ پوری بھیگ گئی، ٹھنڈ میں بری طرح کپ کپانے لگی، دعائیں مانگ رہی تھی کہ اندر بیٹھے فواد کو اس کی ذات پر رحم آ جائے، وہ اس کو دیکھنے باہر آ جائے، لیکن وہ تو ہیٹر آن کیے آرام سے مووی دیکھنے میں مشغول تھا۔ اس کو بالکل بھی اس بات کا ہوش نہ تھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور اتنی تیز ہو رہی ہے، اور اس نے ایک معصوم لڑکی کو باہر ٹھنڈ میں چھوڑ رکھا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خوشیوں بھرے دن لہرانے لگے جب وہ اپنی ماں کے گھر رہتی تھی اور ایک خوبصورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ ہاں، کہنے کو اس کا باپ شرابی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان کی ذات سے جتنا ہوتا وہ مناہل کے لیے ضرور کرتے۔ ان کا ارادہ فواد سے مناہل کی شادی کروانے کا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ فواد کی طبیعت سے بخوبی واقف تھے، مگر بچپن میں نکاح ہونے کی وجہ سے ہر ایک مجبور ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر رو پڑی، اس کی ہچکیاں بن گئی، سردی کے باعث اس کے ہونٹ نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں کمرے میں بیٹھے فواد کو اچانک بے چینی نے آن گھیرا، دل بری طرح گھبرانے لگا۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا تھا، گردن موڑ کر دیکھا تو باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں کمرے میں بیٹھے فواد کو اچانک بے چینی نے آن گھیرا، دل بری طرح گھبرانے لگا۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا تھا، گردن موڑ کر دیکھا تو باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ کسی احساس کے تحت وہ بالکنی میں آیا اور برستی بارش کو دیکھ اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا۔ اس کو اور مریم کو بارش بے انتہا پسند تھی۔ وہ دونوں بارش کے وقت سمندر کے کنارے چلے جاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ وہ لمحہ یاد کر کے اس نے اپنا سر جھٹک دیا، مگر اچانک ہی اس کی نگاہ آنگن کے ایک کونے میں بیٹھی مناہل پر گئی، جو باقاعدہ کپ کپا رہی تھی۔ اسے یکدم مناہل پر ترس آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ حالانکہ اس لڑکی نے آج تک فواد کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، نہ ہی آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بے قصور تھی اور وہ بے وجہ اس پر ظلم کر رہا تھا۔ اس کا دل احساس ندامت سے بھر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر آیا اور نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو واقعی اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔
ठंड की वजह से उसके होंठ भी नीले पड़ गए, हाथ पाँव जाम हो चुके थे। उसने फ़ौरन ही मनाहिल को बाहों में लेने की कोशिश की। उसी वक्त मनाहिल उसके बाजुओं में बेहोश हो गई। फवाद की निगाहें उसके बेदाग हुस्न पर यकदम पड़ी थी। बारिश की बूंदें उसकी गर्दन पर देख उसे हलक में कांटे चुभते महसूस हुए। उसका पूरा जिस्म बारिश के पानी की वजह से भीग गया था और कपड़े जिस्म से चिपक कर उसको बहुत हसीन बना रहे थे। यकदम ही उसका ईमान डगमगाने लगा। बाहों में एक हलाल वजूद मौजूद था। बाहों में एक हलाल वजूद मौजूद था। वो बहकना शुरू हो गया। हाँ, वो किसी और से मोहब्बत करता था, लेकिन उस पल वो एक मर्द बन गया, एक ऐसा मर्द जिसकी बाहों में उसकी अपनी बीवी थी। वो आंखें बदल चुका था। मनाहिल को लिए सीधा अपने कमरे में आया। बीजान जो किसी एहसास के तहत कमरे से बाहर आए। फवाद की बाहों में मनाहिल को देख उनके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कान आई, लेकिन उस पल वो एक मर्द बन गया, एक ऐसा मर्द जिसकी बाहों में उसकी अपनी बीवी थी। वो आंखें बदल चुका था। मनाहिल को लिए सीधा अपने कमरे में आया। बीजान जो किसी एहसास के तहत कमरे से बाहर आए। फवाद की बाहों में मनाहिल को देख उनके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कान आई। उनको ये सब देखकर दिल से खुशी हुई। वो फ़ौरन ही उन दोनों के हक़ में दुआ करके वापस अंदर चली गई। वो सीधा मनाहिल को लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ। एहतियात से उसे बिस्तर पर लिटाया। बिना सोचे समझे अपने वजूद से शर्ट को अलहदा किया और उसके वजूद पर झुका। उसको मालूम था ठंड की वजह से वो बेहोश हो गई है। अभी फ़िलहाल उसको गर्मी देने की ज़रूरत है, और गर्मी एक इंसानी वजूद से ज़्यादा बेहतर तरीके से भला और कौन दे सकता है। उसके चेहरे पर एक खबासत भरी मुस्कान उभरी थी और उसने बेसाख्ता अपने होंठ मनाहिल की गर्दन पर सख्त किए। धीरे धीरे वो अपनी हदें पार करने लगा। बेसाख्ता उसने मनाहिल के होंठों को अपना निशाना बनाया। वक्त गुजरता जा रहा था। फवाद अपनी हदें भूलता जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही जब मनाहिल को अपने वजूद में गर्मी महसूस हुई तो उसकी आंखें बेसाख्ता खुल गई। अपने ऊपर झुके फवाद को देख सांस तक रुक गई, लेकिन उसने फवाद को छूने की कोशिश तक नहीं की। वो किसी भी कीमत पर उसको अपने वजूद से दूर नहीं करना चाहती थी। अक्सर औकात बीजान उसको यही समझाती थी, अगर तुम्हारा शोहर तुम्हारे करीब आ गया है तो इसका मतलब वो तुम्हारा गर्विदा हो गया। इसका मतलब वो तुम्हारा गर्विदा हो गया। तुम किसी भी तरह उसके पास चली जाओ। वो कई बार ऐसे हरबे आजमा चुकी थी, मगर आज अगर उसको ये मौका हासिल हो रहा था तो वो किसी कीमत पर भी ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहती थी। उसने आंखें बंद कर ली और फवाद के वजूद को महसूस करने लगी। धीरे धीरे उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं। बाहर बारिश बरस रही थी और अंदर फवाद आलम मनाहिल मलिक पर बरस कर अपनी तिश्नगी मिटा रहा था। चंद पल का खेल था। वो दोनों एक हो गए, सब चीज़ों को फरामोश किए, एक दूसरे को बाहों में लिए गहरी नींद सो चुके थे, इस बात से नावाकिफ़ कि अब उनकी ज़िंदगी में कैसा इंसान आने वाला था। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। बीजान ने उस मिलन की खुशी में लजीज पकवान तैयार करवाए थे, जबकि वो दोनों अभी तक गहरी नींद सो रहे थे। अचानक फवाद की आंख खुली। चंद पल के लिए वो बंद दिमाग के साथ चारों जानिब देखने लगा, मगर अचानक ही उसकी आंखों के सामने रात का हर मंजर किसी फिल्म की मानित लहराने लगा। उसने नज़र घुमाकर अपने पहलू में देखा तो मनाहिल उसकी आगोश में पुरसकून नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान है। ये लड़की इतनी भी उसके लिए बेकार साबित नहीं होने वाली थी। वो उठकर बैठ गया, जबकि मनाहिल को अपने वजूद से दूर झटक दिया था उसने। जबकि मनाहिल को अपने वजूद से उसने दूर झटक दिया। यकदम मनाहिल की आंख भी खुल गई। अपने सामने ही फवाद को बरहना देख उसका हाल बेहाल हुआ। उसका हाल ऐसा भी नहीं था कि वो फवाद के सामने ऐसे ही आ जाती। उसने फ़ौरन अपने गिर्द कंबल लपेट लिया। फवाद उसको देखते हुए बोला, कल जो कुछ भी आए लड़की, ये मत समझना कि मैं तुम्हें कबूल कर चुका हूँ। मेरे लिए तुम आज भी वही घटिया लड़की हो जिसकी ना कोई इज्जत है और ना ही कोई माया, मगर अब तुम वाकई मेरी बीवी बन गई हो, क्योंकि ये मकाम मैंने किसी लड़की को नहीं दिया। इसलिए अपनी हद में रहना। जाओ फ्रेश होकर आओ। यकीनन बीजान को भी इस बात का इल्म हो गया होगा कि तुम सारी रात मेरे बिस्तर पर मौजूद थी। ये बात सुनकर उसका चेहरा लहू छलकाने लगा, जबकि ये मंजर फवाद ने बहुत दिलचस्प निगाहों से देखा। यानी वो उसकी बातों से ब्लश कर रही थी, और ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो जैसे ही कंबल लपेट कर खड़ी हुई वो बेसाख्ता बोला था, तवाइफों को इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हटा दो इसे और जाकर कपड़े तब्दील करो।
ये बात सुनकर उसका चेहरा ज़ब्त के मारे लाल अंगारा हुआ। उसने नम आँखों से फवाद को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फवाद किस तरह की वाहियात बात कर चुका है उसके साथ। वो तड़प कर बोली थी, मैं कोई तवाइफ नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ, मनाहिल फवाद आलम। आप मुझे इस तरह नहीं बोल सकते। उसका लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था। वो एक मासूम लड़की थी। उसने आज तक अपने लिए कभी ऐसे अल्फाज ना सुने थे। जबकि फवाद उसको नज़रअंदाज किए खामोशी से ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से वॉशरूम में बंद हुई। शावर के नीचे खड़ी उसने अपने अंदर उठते इश्तियाल को बमुश्किल काबू किया। उसके वजूद का ज़रा ज़रा रो रहा था। वो तो मुतमईन थी कि फवाद अब उसे कबूल कर लेगा, लेकिन उसकी बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने लिए इतने गंदे अल्फाज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कपड़े तब्दील करके वो बाहर आई तो फवाद तैयार होकर दूसरे बाथरूम चला गया। उसने अपने आप को हल्का फुल्का संवारा। बीजान के पास नीचे चली गई, जबकि बीजान मुलाजमों को दौड़े लगवा रही थी। कोई मेज़ पर कुछ सजा रहा था तो कोई कुछ मेज़ पर सजा रहा था। वो समझ गई कि बीजान को इस बात का इल्म हो गया है कि वो दोनों एक हो चुके हैं। सब कुछ हो जाने के बावजूद मनाहिल के चेहरे पर रौनक नज़र नहीं आई थी उन्हें। वो काफ़ी मुरझाई हुई लग रही थी। उसने गहरी सांस हवा के सपुर्द की और बीजान को पीछे से जाकर गले लगाया। आंसुओं का गोला उसको अपने हलक में अटकता महसूस हो रहा था। उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला हुआ था। बीजान ने जैसे उसको महसूस किया, बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद उदासी देख वो परेशानी से बोली, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं हुआ? वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई और उनके आगे अपना हाथ फैलाते हुए बोली थी, बीजान, सब कुछ हो गया है, लेकिन अब आपके पोते को मैं फिर भी पसंद नहीं आई। उसके नज़दीक मैं एक तवाइफ हूँ। आज उसने मेरी औकात मुझे बता दी। वो इतने दुख भरे अंदाज में बोली थी कि सीढ़ियों से उतरते फवाद को भी उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तकलीफ़ महसूस हुई थी उसके लिए, और फिर उसे एहसास नदामत ने आन घेरा कि उसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, मगर ऐसा महज एक पल के लिए हुआ था। वो दोबारा अपने खोल में सिमट गया था। नीचे आया तो बीजान उसी को देख रही थी, मगर फवाद ने फ़ौरन ही बीजान को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। वो हद से ज़्यादा निखरा निखरा लग रहा था। बीजान के चेहरे पर यकदम मुस्कुराहट ने बसेरा किया, यानी उनका पोता खुश था। वो फ़ौरन ही बीजान के गले से लगा, जबकि बीजान को ढेरों ढेर सुकून मिला, मगर फवाद ने फ़ौरन ही बीजान को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। वो हद से ज़्यादा निखरा निखरा लग रहा था। बीजान के चेहरे पर यकदम मुस्कुराहट ने बसेरा किया, यानी उनका पोता खुश था। वो फ़ौरन ही बीजान के गले से लगा, जबकि बीजान को ढेरों ढेर सुकून मिला। वो उनकी संतान था, भला उसको देखकर वो कैसे खुश ना होती। हाँ, वो मनाहिल को भी अपना मानती थी, अपनी पोती कहती थी, मगर अभी फ़िलहाल वो अपने पोते को खुश देख मुतमईन थी। मनाहिल फ़ौरन मुलाजमा के हमरा मेज़ को सजाने में जुट गए, जबकि फवाद सरबराही कुर्सी संभाल गया और बीजान उसके बराबर बैठ खुशकुन लहजे में बोली, मेरा पोता तो आज काफ़ी निखरा निखरा और खुश लग रहा है, सब खैरियत? वो धीमे से मुस्कुराया और बीजान की जानिब देखते बोला, आज आपके पोते ने बाजी मार ली, इसीलिए बस खुश हो रहा हूँ। वैसे बीजान, आपकी पसंद बेहतर है। मैं समझता था ये मेरे लायक नहीं, मगर कहीं ना कहीं आपकी पोती तो मेरे ही लायक है। ये सुनकर बीजान के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आई और वो फवाद की जानिब देखते बोली, तुम देखना, अगर तुमने मनाहिल के साथ इस दवाजी ज़िंदगी को शुरू किया है तो ये बच्ची तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगी। वो बहुत अच्छी है, बस एक बार उसे आजमा कर देख लो, तुम मात नहीं खाओगे। जबकि फवाद खामोश हो गया था और सामने से आती मनाहिल को गौर से देखने लगा। नाश्ते का सामान रखकर वो किचन में वापस जाना चाहती थी, क्योंकि फवाद ने साफ बोल रखा था कि ये लड़की उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती। मनाहिल को आज भी याद था जिस पल वो रुखसत होकर इस घर आई थी। अगली सुबह वो बीजान के साथ मेज़ पर बैठ गई और फवाद आलम ने पूरी मेज़ को ही उलट दिया था और उसके बाल खींचकर बोला, अगर तुमने दोबारा इस मेज़ पर बैठने की जुर्रत भी की तो तुम्हारी टांगें काट दूंगा। वो दिन था और आज का दिन। वो दोबारा उस मेज़ की तरफ भटकी भी नहीं थी। वो जाती उससे पहले ही फवाद ने उसका हाथ थाम लिया।
مناہل نے حیران ہو کر پہلے فواد کے ہاتھ کو دیکھا اور اس کے بعد اس کے چہرے کو۔ وہ اس کو اشارہ کرتے بولا، بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھنے پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کے قریب آ گیا۔ اے سی چلنے کے باوجود ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو گئے۔ وہ گڑبڑا کر اس کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ بی جان کو اپنا آپ کافی انکمفرٹیبل محسوس ہوا۔ کئی بار ان کا دل کیا ان دونوں کے درمیان سے اٹھ کھڑی ہوں اور اپنے کمرے میں چلی جائیں، مگر ان کو معلوم تھا اگر وہ ایسا کرتی تو فواد کسی قیمت بھی مناہل کو نہ بخشتا، اس لیے خاموشی سے وہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ فواد آج کافی خوش نظر آ رہا تھا، جس کے باعث بی جان کی تو باتیں ہی کھل گئی تھیں۔ ناشتہ کافی خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ ہر تھوڑی دیر بعد فواد کوئی نہ کوئی بات بی جان اور مناہل سے کر رہا تھا۔ فواد آج کافی خوش نظر آ رہا تھا، جس کے باعث بی جان کی تو باتیں ہی کھل گئی تھیں۔ ناشتہ کافی خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ ہر تھوڑی دیر بعد فواد کوئی نہ کوئی بات بی جان اور مناہل سے کر رہا تھا، جبکہ مناہل تو غش کھانے کے در پہ آ گئی تھی کہ اچانک یہ گنگا کیسے الٹ گئی۔ ناشتہ تناول کرنے کے بعد وہ آفس جانے لگا جب اچانک بی جان نے اس کو آنکھیں دکھائی اور فواد کے پیچھے جانے کا حکم دیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ فواد کے پیچھے جائے یا پھر یہیں بیٹھی رہے، مگر بی جان کا حکم کسی قیمت پر نہیں ٹال سکتی تھی، اس لیے گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے فوراً ہی فواد کے پیچھے آئے۔ وہ اپنی گاڑی نکال رہا تھا، جبکہ وہ دروازے پر کھڑی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے فرنٹ مرر سے اس کو وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک افسردگی بھری مسکان تھی۔ نہ جانے کیوں فواد کے دل میں ایک چاہ آئی تھی کہ وہ گاڑی سے اتر کر مناہل کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دے کر آفس جائے، لیکن اس نے یہ اپنی خواہش اندر ہی اندر کہیں دبا لی تھی اور خاموشی سے گاڑی زن سے بھگاتا اپنے آفس کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مناہل بھی اندر آ گئی۔ بی جان آرام کرنے کی غرض سے اپنے روم میں جا چکی تھی۔ ملازموں کو اشارہ کر کے وہ بھی اپنے کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے درد بھرے لہجے میں بولی، یا اللہ پاک، کل رات جب میرا شوہر میرے قریب آیا تو میں نے بری عورتوں کی طرح ان کو اپنے وجود سے دور نہیں جھٹکا، بلکہ ان کے ساتھ تعاون کیا تاکہ وہ میرے گرویدہ ہو جائیں، مجھ سے محبت نہ سے عزت سے پیش آنے لگیں۔ یا اللہ پاک، میری ہر دعا قبول فرما، میرے شوہر مجھ سے محبت کرنے لگیں، مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لیں، میری دعاؤں کو قبول فرما۔ وہ کافی دیر تک خدا سے مانگتی رہی تھی اور کب نیند کی وادیوں میں گئی اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ ساری رات جاگنے کے باعث وہ زیادہ دیر تک جاگ نہیں پائی، جبکہ اس کے برعکس فواد سیدھا میٹنگ میں گیا۔ میٹنگ اٹینڈ کرتے اس کو بھی اونگ آ رہی تھی۔ رات دیر تک جاگنے کے باعث اس کی حالت بھی کچھ خراب تھی۔ تھکاوٹ سے جسم چور ہو رہا تھا، مگر وہ بے انتہا بے بس تھا۔ میٹنگ اٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا۔ آج اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کو بھی بار بار گھر جانے کی ہڑک ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل مناہل کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، کیا وہ اس کا عادی ہو رہا تھا یا پھر کل رات اس کے ساتھ گزرے لمحات یاد آ رہے تھے۔ وہ اپنے سوال کا جواب اخذ نہیں کر پایا۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے میٹنگ کو اختتام دیا اور سیدھا اپنے آفس چلا گیا۔ پورا دن کافی مصروف گزرا۔ بار بار اس کو مناہل کی یاد آتی رہی، لیکن پھر بھی اس نے ایک بار بھی فون گھر نہیں کیا تھا، اس کا حال احوال نہیں پوچھا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نکاح کے 3 بول میں بہت طاقت رکھی ہے، وہ کسی بھی پتھر دل انسان کو موم کر سکتی ہے، اور شاید اب ایسا ہی ہونا شروع ہو چکا تھا۔ تاریخ بدل رہی تھی اور فواد عالم جو مناہل ملک کے بارے میں ایک پل کے لیے نہیں سوچتا تھا کو نہیں سوچتا تھا، مسلسل آج پورا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے 8 بجتے اس نے کام ترک کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان تھی۔ سگنل پر گاڑی روکتے ایک بچہ شیشے کے پاس آیا اور پھولوں کے گجرے اس کی طرف بڑھاتے پیار سے بولا، صاحب یہ گجرے خرید لو، میری ماں بہنیں گھر پر بھوکی ہیں، آپ اپنی بیوی کو دینا، خوش ہو جائیں گی، اللہ آپ دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ ہمیشہ سے فواد کو ایسے مانگنے والے بچے بہت برے لگتے تھے، وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو جھڑک دیتا، لیکن آج اس بچے کی بات سن اس کا دل موم ہوا۔ وہ اس سے 2 گجرے خرید کر پیسے دیتا آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے گجرے کیوں خریدے، لیکن آج اس کا دل کیا کہ وہ اپنی مالیت سے اس معصوم لڑکی کے لیے کچھ ضرور خریدے۔
رات کے 8 بجے جب وہ گھر داخل ہوا تو ملازموں سے معلوم ہوا اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے گجرے کیوں خریدے، لیکن آج اس کا دل کیا کہ وہ اپنی مالیت سے اس معصوم لڑکی کے لیے کچھ ضرور خریدے۔ رات کے 8 بجے جب وہ گھر داخل ہوا تو ملازموں سے معلوم ہوا کہ بی جان دوائی لے کر سونے کے لیے جا چکی ہیں، جبکہ مناہل اپنے کمرے میں موجود کتاب پڑھ رہی ہے۔ مناہل کو یہی اطلاع تھی کہ فواد رات کو 10 بجے گھر واپس آئے گا، اس لیے وہ اطمینان سے اپنے ہر کام کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ دوپٹے سے لاپرواہ اسی کے کمرے میں لیٹی کوئی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مشغول تھی۔ اس نے وہی لال رنگ کا فراک زیب تن کیا تھا جو اس کی دودھیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ سیدھی ہوتی اس سے پہلے ہی فواد کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ چند پل کے لیے وہ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ اس کے نشیب و فراز صاف نمایاں تھے۔ قدم بقدم چلتا وہ مناہل کے قریب آیا، جبکہ مناہل بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ وہ کھڑی ہو چکی تھی، اس کا دوپٹہ سامنے صوفے پر تھا۔ وہ بستر سے اٹھتی اس سے پہلے ہی فواد نے اس کی کلائی کو تھام لیا اور اس کے حسین چہرے کو دل میں بساتے خمار زدہ لہجے میں بولا، لگتا ہے آج پوری تیاری میں ہو، مگر آج میں ہوش میں ہوں، تمہارا حشر کر دوں گا۔ جبکہ وہ خاموش تھی، اس کا وجود کا ذرہ ذرہ کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ فواد کو کیا جواب دے، بس خاموشی سے اس کی بات کو سن رہی تھی۔ اچانک ہی فواد جھکا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتا ہوا اپنے دل میں اٹھتی خواہش کے سامنے سر خم کر دیا تھا اس نے۔ مناہل کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی یا کہتی، فواد اس کے سامنے چت لیٹ چکا تھا اور چھت کو گھورنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ساتھ لائے ہوئے گجرے وہ مناہل کو کیسے پیش کرے۔ نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سی جھجک اور شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ فواد عالم تھا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھجکا تھا اور نہ ہی کسی کے سامنے رکا تھا اور جھکا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنے لائے ہوئے گجرے مناہل کے سامنے کرتے ہوئے بولا، یہ پہن لو، میں کسی اور کے لیے لایا تھا مگر وہ مجھے ملی نہیں تو تم ہی اس سے کام چلا لو۔ جبکہ مناہل ہونک بنی فواد کو دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا فواد نے آج تک مریم کو بھی کبھی ایسے تحائف نہیں دیے تھے۔ اس کے نزدیک یہ سب کچھ ایک بیکار شے کی مانی تھا، لیکن آج وہ اس کے لیے گجرے لے کر آیا تھا۔ اس کو اپنا آپ معتبر محسوس ہوا۔ فوراً گجرے تھام گئی تھی، اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان آئی۔ جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہن کر بالکل بچوں کے انداز میں خوشی سے وہ کھلکھلائی تھی۔ گجرے اس کی بچپن سے ہی کمزوری تھے، بالکل بچوں کی طرح اس کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے وہ بولی تھی، آپ کو معلوم ہے مجھے گجرے بہت پسند ہے، میری ماما ہر اتوار کو میرے لیے گجرے لاتی تھیں، دیکھیں میرے ہاتھ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ جبکہ اس کی اتنی سی خوشی پر وہ حیران رہ گیا۔ وہ گجرے سونے کے نہیں تھے، لیکن اس معصوم کی خوشی بالکل سونے کی مانند تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھوں میں گجرے واقعی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں مناہل کے ہاتھوں کو تھام کر بولا، تمہارے ان خوبصورت ہاتھوں کی وجہ سے ان گجروں میں بھی خوبصورتی جھلکنے لگی ہے مناہل ملک، تم ایک اپسرا ہو۔ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی ان دونوں کے درمیان اس کا موبائل رنگ ہوا، جبکہ اس کا دھیان یکدم بھٹکا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مناہل کے ہاتھ چھوڑے۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ وہ فوراً اپنا موبائل لے بالکنی میں جا چکا تھا، جبکہ مناہل ایک پل کے لیے آنکھوں میں آنسو لے آئی، لیکن وہ ہر بات کو فراموش کیے اپنے گجروں میں مگن ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فواد کمرے میں آیا اور مناہل پر ایک بھرپور نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ وہ جو سمجھی تھی کہ آج بھی اس کے قریب آ کر ان دونوں کی محبت کو وہ امر کرے گا، لیکن وہ ٹھہرا ہی نہیں۔ نہ جانے وہ کہاں گیا تھا۔ وہ اگلے 2 دن تک واپس نہیں آیا تھا۔ تیسرے دن مناہل نیچے ہی موجود ملازموں کے ساتھ بیٹھی ہوئی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ان گجروں کے بعد اس کی دنیا ایک دم سے تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ جو بہت اداس رہتی تھی یکدم خوشی محسوس کرنے لگی۔ وہ جو دعا کرتی تھی کہ فواد عالم سے اس کا سامنا نہ ہو،
अब 2 दिन से शिद्दत से अपने रब से दुआ मांग रही थी कि उसका शौहर खैरियत से घर वापस आ जाए, उसके साथ वक़्त गुज़ारे वो, और आज शायद उसकी मांगी हुई दुआ कबूल हो गई। वो जो बीजान के कमरे में जाना चाहती था, किचन से आती अपनी बीवी को चहकते अंदाज में किचन से आती अपनी बीवी की चहकती आवाज़ पर सीधा किचन में गया। दरवाजे पर खड़ा होकर उसने मनाहिल की चलती ज़ुबान को हैरत से देखा। उसके सामने तो महज हल्की आवाज़ में मिनमिनाती थी, मगर उसके पीछे उसके मुलाजमों से इतना खुश होकर बात कर रही थी। एक पल के लिए फवाद को जेलसी महसूस हुई थी उन मुलाजमों से। वो गुस्से से बोला, मैं तुम सबको पैसे काम करने के देता हूँ, और तुम इस फजूल सी लड़की और तुम इस लड़की से फजूल बातें करने में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। अगर आइंदा के बाद मैंने तुम में से किसी एक को भी फजूल गोई करते देख लिया ना, तो तुम सबको फारिग कर दूंगा। मुलाजमों की कमी नहीं है मेरे पास। उसकी सर्द आवाज़ सुनकर मनाहिल, जो बहुत ही आराम से कुर्सी पर बैठी थी, यकदम खौफ से खड़ी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था फवाद किस लिए गुस्सा हो रहा है इतना। इससे पहले भी वो मुलाज़मों के साथ इतना ही हँस-हँस कर बात करती थी, और कई बार उसके सामने भी कर चुकी थी। फिर इस तरह का रद्द-ए-अमल आज वो क्यों दे रहा था? अचानक ही वो किचन में दाखिल हुआ और मनाहिल को सोचने समझने का मौका दिए बगैर उसकी कलाई थाम सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया। जबकि मनाहिल का साँस बंद होने के करीब था, उसको समझ नहीं आ रहा था ये अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ क्या है। हाँ, वो दुआ कर रही थी कि फवाद आलम वापस आ जाए, लेकिन उसने ये बिल्कुल भी दुआ नहीं की थी कि पहले वाला फवाद आलम वापस आए, वही लौट कर आए जो गया था। लेकिन उसको लगता था कि फवाद आलम एक बार फिर अपने खौल में सिमट चुका है। कमरे में लाते उसने मनाहिल को दरवाजे के साथ पिन किया और अपने हाथ के ज़रिए उसका रास्ता बंद कर दिया। वो उसके चेहरे को देखते सवालिया लहजे में बोला, किस खुशी में उन मुलाजमों से हंस हंस कर बात कर रही थी? इतना शर्म नहीं आती अजनबी लोगों से इतना फ्री होती हो? जबकि मनाहिल हैरत के समंदर में गोताज़न थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो फवाद को जवाब क्या दे, इसीलिए खामोशी से सर झुकाकर खड़ी थी। अचानक ही फवाद ने उसकी गर्दन में हाथ डाला और उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब तर करते खुमार आलूद लहजे में बोला, स्वीट हार्ट, मुझे याद किया था? ये बात सुनकर उसके पाँव के अंगूठे से लेकर कान की लो तक सुर्ख हुई। उसका चेहरा खून झलकाने के दरपे था। उसकी ज़ुबान ऐसा महसूस होता था जैसे तालू से चिपक गई हो। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हलक से आवाज़ बरामद नहीं हो रही थी। उसकी बाहों में खड़ी खौफ से थर-थर काँप रही थी। अचानक वो हर लिहाज भुलाए उसके होंठों पर झुका और उसको इस बात का एहसास दिलाने लगा कि वो उसकी ज़िंदगी में क्या हैसियत रखती है। वक्त धीरे-धीरे गुज़र रहा था। दोनों एक साथ रहते हुए तकरीबन 2 अरसे का महीना गुज़र गया, लेकिन इस अरसे में जब जब फवाद आलम को मनाहिल मलिक की तलब होती, वो हर चीज़ फरामोश किए उसे सीधा बिस्तर पर ले जाता। उसकी आदत में शुमार हो चुका था ये, और वो जब तक मनाहिल को अपने सांप से ना लगा लेता, तब तक उसको गहरी और सुकून वाली नींद ना आती। इसके बरक्स मनाहिल को बहुत उलझन होती थी। उसकी उसकी आदत थी वो हमेशा अलग होकर पुरसकून नींद सोती, लेकिन ये बात किसी कीमत भी फवाद समझने को तैयार न था। कई रोज़ से वो सुकून से नहीं सो पाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे फवाद की आदी होती जा रही थी। उसके रंग में ढलना शुरू हो गई थी। आज इतवार का दिन था। अमूमन फवाद बाहर अपने दोस्तों के साथ ये वक्त गुजारता, लेकिन आज ये तारीख बदल गई थी। फवाद आलम, जो अपने दोस्तों पर जान छिड़कता था, किसी कीमत भी इतवार वाले दिन उनको अकेला नहीं छोड़ता था। आज अपनी बेगम के साथ बैठकर चाय पी रहा था। लेकिन आज ये तारीख बदल गई थी। फवाद आलम, जो अपने दोस्तों पर जान छिड़कता था, किसी कीमत भी इतवार वाले दिन उनको अकेला नहीं छोड़ता था। आज अपनी बेगम के साथ बैठकर चाय पी रहा था। वो उसके कदमों में बैठी थी और सर उसके घुटनों पर टिकाए उसको मुस्कुराता देख रही थी। वो फवाद को देखते लाड से बोली, आप अभी तक मुझे घुमाने बाहर नहीं लेकर गए कभी? मैं आपकी बीवी हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा कि आप मुझे हनीमून पर ले जाएं। उसकी बात सुनकर फवाद के होंठ मुस्कुराहट में ढले। वो यकदम दिल जलाने वाले अंदाज में बोला, किसने बोल दिया तुम्हें कि तुम्हें बीवी कबूल कर चुका हूँ मैं? उस दिन बताया तो था, लगता है तुम भूल गई हो। जबकि मनाहिल की आंखों में यकदम नमकीन पानी भरना शुरू हुआ। उसको बिल्कुल भी इस बात की तवक्को नहीं थी। वो समझी थी कि फवाद धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन वो और बदल जाएगा ये तो किसी किताब में लिखा ही लेकिन वो और बदल जाए ये तो किसी किताब में शायद लिखा ही नहीं था। वो खामोशी से उठकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसे शदीद रोना आ रहा था।
पीछे फवाद ने उसकी पुश्त को निगाह भर कर देखा। उसका इरादा मनाहिल की दिल आज़ारी करने का नहीं था, लेकिन वो तंज करने से कभी बाज भी नहीं आता था। उसे एकदम अफसोस हुआ। इस तरह मनाहिल को उसे नहीं बोलना चाहिए था। वो अपनी हरकत पर नादिम था, लेकिन माफ़ी मांगना तो उसने कभी सीखा ही ना था। इसीलिए हर चीज़ को फरामोश किए उसने आज बाहर डिनर करने का प्लान बना लिया। उसे मालूम था अगर वो उसके साथ वक्त गुजारेगा तो वो ठीक हो जाएगी। उसको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती थी। वो बहुत सीधी सादी लड़की थी, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाने वाली। यही एक आदत थी जो फवाद आलम को उसकी बेइंतहा पसंद आई। वो लालची लड़की नहीं थी, बल्कि दिल देने वाली लड़की थी। थोड़ी देर बाद मनाहिल को वो इन्फॉर्म करके चला गया। वो जो ड्रेसिंग रूम में बैठकर आंसू बहा रही थी, बाहर जाने का सुनते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हाँ, फवाद आलम थोड़ा गुस्सील तबीयत का मालिक था। तंज के तीर चलाने से बाज नहीं आता था, लेकिन उसको ये भी मालूम था कि वो दिल का बुरा नहीं। अगर उसको महसूस हो जाए कि अगले को उसकी वजह से तकलीफ़ हुई है तो वो अपनी जान मार देता था, लेकिन उसका दिल साफ करके दम लेता। मगर उन दोनों को ही मालूम नहीं था कि आज उनके साथ होने क्या वाला है। उन दोनों की ज़िंदगी किस तरह तब्दील होने वाली है और फवाद आलम किस तरह राह रास्त पर आने वाला है। शाम होते ही मनाहिल ने अपने लिए काले रंग की साड़ी का इंतखाब किया, जो उसकी नाजुक कमर पर खूब जच रही थी। बालों को खोलकर उसने आगे की तरफ कर लिया। आंखों में काजल लगाकर मजीद उन्हें कयामत खेज बनाया गया और होठों को लाल रंग से सजाया गया। चंद पल बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो सफ़ेद रंग की शलवार कमीज ज़ेबतन के कमरे में दाखिल हुआ था। मर्दाना शॉल गले में डालकर वो कोई वडेरा मालूम हो रहा था, मगर जैसे ही उसकी निगाह मनाहिल के वजूद पर पड़ी वो अपनी जगह साकित हुआ। सांस तक लेना भूल गया। उसने आज तक इतना मुकम्मल हुस्न नहीं देखा था। ईमान डगमगा रहा था उसका। कदम ब कदम चलता मनाहिल के पीछे आया और वो जो खुद पर परफ्यूम छिड़कने वाली थी, उसको कमरे में मौजूद पाकर शर्म से आंखें तक नहीं उठा पाई। वो उसके पीछे खड़ा उसके जिस्म की कुदरती खुशबू सूंघ रहा था। उसके जिस्म की कुदरती खुशबू सूंघ रहा था। अचानक ही उसकी गर्दन पर झुका, जबकि मनाहिल ने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला। धीरे धीरे पिघलती जा रही थी, मगर फवाद फौरन संभल गया। अगर वो ज़रा भी बहकता तो आज उन दोनों का डिनर हर हाल में कैंसिल हो जाता। उसने फ़ौरन अपने गले में डाली मर्दाना शॉल अपनी बीवी के गिर्द फैलाई। वो अपनी बीवी को किसी भी गैर मर्द की निगाहों में नहीं आने दे सकता था। वो एक गैरतमंद इंसान था और उसको लिए नीचे आया। बीजान को इत्तला किए वो उसके हमरा रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ चुका था। गाड़ी में खामोशी का राज था। उन दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद ही फवाद का पसंद किया रेस्टोरेंट आ गया। वो उसके हमरा मुंतखब करदा टेबल पर बैठ चुका था। गाड़ी में खामोशी का राज था। उन दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद ही फवाद का पसंद किया रेस्टोरेंट आ गया। वो उसके हमरा मुंतखब करदा टेबल पर बैठ चुका था। कुछ देर बाद खाना सर्व कर दिया गया, मगर अचानक ही उनके पीछे वाली टेबल से कुछ लड़कों की हूटिंग की आवाज़ आई। वो जो खाने से इंसाफ करने ही वाले थे, उन लड़कों की आवाज़ सुन फवाद ने एक निगाह उन चार आवारा लड़कों पर डाली। वो उसकी बीवी को छेड़ रहे थे और ये बात उसे किसी कीमत पर गवारा ना थी। इन सब चीज़ों की वजह से मनाहिल अपने आप को बेइंतहा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन फवाद के साथ होने की वजह से बिल्कुल खामोश थी। मगर वो मर्द था, किसी कीमत पर अपनी औरत पर उठने वाली निकाह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अचानक ही वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, कुर्सी को धकेल कर उन चारों की तरफ बढ़ा। मनाहिल जो उसको मुखातिब करने ही वाली थी, गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई थी। मनाहिल जो उसको मुखातिब करने ही वाली थी, अचानक उसके खड़े हो जाने के बायस खुद भी गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। वो यकदम उन चारों के सर पर पहुंचा और उनको समझने का मौका दिए बगैर एक एक को लहूलुहान कर दिया। होटल इंतज़ामिया, मैनेजर, यहाँ तक कि ऑनर भी आ चुका, मगर फवाद किसी कीमत पर उन चारों को छोड़ने को राज़ी ना था। मनाहिल का दम खुश्क हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था फवाद को किस तरह से रोके। माहौल में अजीब तरह का तनाव पैदा हो गया। फवाद को फ़ौरन ही मनाहिल ने अपनी तरफ खींचा और उसे देखते हुए बोली,
बस कर दें, क्यों मेरी साथ का तमाशा बना रहे हैं। जबकि एक पल में फवाद का मीटर घूम गया। वो मनाहिल को लिए सीधा घर की तरफ गामजन हुआ। हर थोड़ी देर बाद मनाहिल की सिसकी गूंज रही थी गाड़ी में। जबकि फवाद को भी अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। आखिर उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। उसकी नज़र में तो मनाहिल की कोई हैसियत नहीं थी। वो तो उसे बीवी तक नहीं मानता था, बल्कि तवाइफ का नाम देता था। फिर आज उस पर उठने वाली गंदी निगाह को वो क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाया। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था। चंद पल बाद ही उसका यूं जवाब चंद पल बाद ही उसकी क्यों का उसे जवाब मिल चुका था। क्योंकि मनाहिल कोई तवाइफ नहीं, बल्कि उसकी वाकई हकीकी बीवी थी। वो मनाहिल मलिक से मोहब्बत करने लगा था। वो उसका आदी हो रहा था। बेशक मोहब्बत से ज़्यादा आदत जानलेवा होती है। घर पहुंचते ही वो उसको सीधा कमरे में लेकर आया था। जबकि मनाहिल खौफ के मारे थर थर काँप रही थी। यकदम फवाद ने घुमाता हुआ थप्पड़ मनाहिल के मुंह पर जड़ा और उसके बालों को अपनी आईनी गिरफ्त में थामते उसके मुंह पे गुर्राया। आइंदा के बाद अगर तुम बिना पर्दे के घर से बाहर गए और इन बालों को खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जो फैशन करना है ना, कमरे की हदूद तक करो। जितना संवरना है कमरे के अंदर संवरो। अगर तुम कमरे से बाहर जाकर ये सब करती हो तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा मैं। वो मज़ीद कुछ कहता उससे पहले ही मनाहिल रोते हुए उसके गले से लगी थी। जबकि वो जो गुस्से से पागल हो रहा था, उसकी नर्म गिरफ्त में बिल्कुल निढाल हुआ। अपना वजूद ढीला छोड़ दिया था उसने। उस रात मनाहिल ने पेशकदमी की थी और हमेशा हमेशा के लिए उसे हासिल कर लिया था। हाँ, वो कई बार उस पर गुस्सा करता था, लेकिन वो उन अल्फाज का इस्तेमाल करना छोड़ गया था कि तुम एक तवाइफ हो। बल्कि अब वो एक गरूर से कहता, मनाहिल मलिक मेरी बीवी है। वो फवाद आलम की मनकूहा है। बेशक जो रिश्ते गुस्से से और जज्बातीपन से टूट सकते हैं, अगर उन रिश्तों को मोहब्बत की डोर से बांध दिया जाए तो वो रिश्ते हमेशा कामयाब ठहरते हैं। अगर मनाहिल फवाद का रवैया बर्दाश्त ना करती और सब कुछ छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाती तो उस पल ही उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता। लेकिन उसने सब्र किया और कहते हैं ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।